नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे जीएस प्रैक्टिस सेट के बारे में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 रहेगा। एडिटोरिया की जो ये बुक है बहुत ही अच्छी बुक है और इसमें जो प्रश्न दिए हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको बता दूं, यह प्रैक्टिस सेट बीपीएससी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स, उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स, एमपी पीसीएस प्रीलिम्स सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं सब स्टैटिक जीके हैं, तो इसमें कोई बदलाव की कभी संभावना नहीं रहेगी। तो यह चाहे 68वीं बीपीएससी हो, चाहे 69वीं हो, चाहे यूपीपीसीएस 2023 हो, 24 हो, 25 हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस हो किसी भी साल, सभी के लिए यह जीएस बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब ये हुआ जिस भी परीक्षा में जीएस पूछा जाएगा उसके लिए यह सभी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे मिलेगा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको मिलेंगे वन लाइनर। सीधे हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। उससे पहले एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा हो, चैनल पे पहली बार आया हो, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीधे अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। आज का क्या है, पहला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पीएच मान से आपको बता दूं कि कोई ना कोई प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, खासकर बीपीएससी में तो बहुत बार पूछा गया है पीएच मान से संबंधित प्रश्न। तो जो पहला प्रश्न है कि लार का पीएच मान कितना होता है, तो लार का पीएच मान आपको बता दूं कितना होता है, 6.5 होता है। 6.5 होता है। उसके बाद और बता दूं जो एक पीएच मान, पानी का पीएच मान कई बार पूछा गया है, तो जो पानी का पीएच मान होता है वह होता है 7। और उदासीन विलयन, जो उदासीन विलयन होते हैं उनका भी पीएच मान कितना होता है, 7 ही होता है। तो याद रखेंगे ये सब कुछ और फैक्ट। उसके बाद हम बात करेंगे रोगों का नाम दिया है, जीवाणुओं के नाम है। प्रश्न नंबर 2 मिलाना है। तो हैजा जो रोग होता है वह किससे होता है, विब्रियो कालेरी, इसो को कालरा बोलते हैं। तो ए का 3 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम और मिला लेते हैं। टीबी जिसे क्षय रोग बोलते हैं यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। निमोनिया, तो यह होता है, देखिए निमोनिया और न्यूमोनी एक जैसे शब्द लिख रहे हैं, तो अगर इसको सही से पहचान लेंगे तो वैसे भी कर लेंगे, 1 से 2 बार पढ़ लेंगे। तो निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से, और टिटनेस होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से। तो इस तरह से आप इसको मिला लेंगे। हैजा, विब्रियो कालरी जिसको कालरा बोलते हैं, टीबी क्षय रोग जिसको बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी एंड टिटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। सूची 1 और 2 को मिलाना है। पहाड़ियाँ दी गई हैं और राज्य दिया हुआ है। तो गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, गारो पहाड़ियाँ हैं आपको बता दूं मेघालय में। गारो खासी जयंतियाँ आपने सुना होगा। मिरी पहाड़ियाँ, मिरी कहाँ पे हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। पंचई मलाई पहाड़ी, तो पंचई मलाई कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। और डालमा सब जानते कहाँ पे है, झारखंड में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी, यूपीपीसीएस और उत्तराखंड पीसीएस में बहुत पूछे जाते हैं, तो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। उसके बाद हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा, ए का 1, बी का 3, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न बात करेंगे। सूची 1 और 2 को मिलाना, एक में बांध दिया गया, एक में नदी दिया है। कह रहा है दुलहस्ती बांध परियोजना, दुलहस्ती बांध परियोजना किस नदी पर है, तो दुलहस्ती बांध परियोजना है चिनाब नदी पर। उसके बाद है गांधी सागर, तो ऑप्शन नंबर इसमें 2 है, इसमें 2 है, तब ए और पहला दूसरा तो वैसे ही बाहर हो गया, ए और बी गलत ऑप्शन बाहर हो गए। अब इन्हीं 2 ऑप्शन से एक सही होना है। तो दुलहस्ती बांध है चिनाब नदी पर। उसके बाद है गांधी सागर डैम, गांधी सागर डैम किस पे है, चंबल नदी पर। उसके बाद उकाई परियोजना, उकाई किस पर है, उकाई परियोजना है ताप्ती नदी पर। उसके बाद है तवा परियोजना, तवा परियोजना किस में, तवा नदी पर। तो मिला लेंगे हम लोग, दुलहस्ती किस पे है, चिनाब पे। तो पहला और ए और बी गलत हो जाएंगे क्योंकि इसमें ए में किसी में 2 नहीं है। फिर गांधी सागर चंबल नदी पर। अब देखेंगे सी और डी में, बी में 1 किस में है, तो बी में 1 इन्हीं के पास है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर,
तवा परियोजना तवा नदी पर। बात करेंगे 5वें नंबर प्रश्न की, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे वाद आते हैं। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत है? तो यह अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। बात करेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की, निम्न में कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करने वाली शीर्ष संस्था है, मुख्यालय मुंबई। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। बात करेंगे विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2000, 2002, 2005, 2006। तो लागू किस वर्ष हुआ था? 2006 में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम। उसके बाद बात करेंगे 8वां प्रश्न है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। आवोगाद्रो का नियम, बायल का नियम, गे-लुसाक का नियम, चार्ल्स का नियम। तो जो इसका राइट आंसर होगा आवोगाद्रो का नियम। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं इन 50 प्रश्नों पे जिसको भी महत्वपूर्ण बता दे रहा हूं एग्जाम के दृष्टिकोण से वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? तो जो इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1905। अति महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी हो जाता है कि बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वह है 16 अगस्त 1905 को। 16 अगस्त 1905 को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करेंगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, सन 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी। बात करेंगे 11वें प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। या थे पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डॉट डॉट का माप है। 12 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह का किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्व का माप है। तो जो 12 नंबर प्रश्न का आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु का द्रव्यमान डॉट डॉट उसकी जड़त्व का माप है। बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न का, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तत्व है जो निर्भर करता है। 13 का जो राइट आंसर होगा वह निर्भर करता है आवृत्ति पर। यह प्रश्न भी वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। बात करेंगे 14 नंबर प्रश्न की, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान अगर कम है तो सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ जाती है। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिलता है? प्रश्न नंबर 15 है। तो यह मिलता है धौलावीरा से। हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिलता है? तो जो धौलावीरा है, लिख दे रहा हूँ आपको, धौलावीरा, यहीं से मिलता है खेल का मैदान। बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन का, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? चिपको आंदोलन के जन्मदाता पी हेगड़े, सुंदरलाल बहुगुणा, कैलाश सांकला और रामदेव मिश्रा। तो जो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 17, मानव हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव हृदय 4 भागों में विभाजित होता है। बात करेंगे 18 नंबर, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था ऑप्शन नंबर डी 18 का, अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष। तो 19 का राइट आंसर होगा आत्मा। किस सिख
गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। तो 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया था? मुगलों ने किया था। बात करेंगे 21 नंबर प्रश्न की, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे बुद्ध का पहला उपदेश हो, चाहे महावीर का पहला उपदेश हो, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजगृह में पहला उपदेश दिया था महावीर स्वामी ने। और बुद्ध ने कहाँ दिया था पहला उपदेश? ऋषिपत्तनम सारनाथ में। 22, निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? रेडियो। निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि तरंग। कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो जो ध्वनि तरंग है वही यांत्रिक तरंग होती है। बात करेंगे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा मिसाइल आइसोसाइनेट। 23 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 24, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, सही बात है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, सही बात है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, सही बात है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यही ऑप्शन गलत है। चाहे राज्यसभा में पेश करिए और चाहे लोकसभा में, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश होती है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग 25 नंबर प्रश्न का, किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? जो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राइट आंसर होगा 500। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1975 ईस्वी में। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1975 ईस्वी में। बात करेंगे 27 नंबर प्रश्न का, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, आरोपों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, इनमें से सभी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चाहे वह विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण हो, चाहे वह अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तीनों अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी मिला हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इस तरह का प्रश्न आता रहता है। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न की, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बसावन, दसवंत, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। तो जो 28 का राइट आंसर होगा अबुल हसन। बहुत महत्वपूर्ण है, बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? अबुल हसन की। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? 29 मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, ऑप्शन नंबर ए। 30 नंबर प्रश्न है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहां, इनायत का, हमीद लाहौरी, अबुल फजल। तो जो इसका राइट आंसर है इनायत का। शाहजहांनामा एक महत्वपूर्ण कृति है, प्रश्न बन सकता है। तो इसके लेखक कौन है? इनायत खां। 31 नंबर प्रश्न, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? 31 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। उसके बाद हम बात करेंगे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो जो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वैसे केशव चंद्र सेन। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। उसके बाद हम बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था 1903 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्धा अधिवेशन में।
35 शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। 35 ऑप्शन नंबर सॉरी शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो शुष्क सेल होता है उसमें प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार मिस हो जाता है मिसमैच। तो शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का, इसको ध्यान दे लेंगे। टंका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? टिन एवं सीसा का। तो इसका जो राइट आंसर होगा टिन एवं सीसा का मिश्र धातु टंका होता है, टंका। बात करेंगे 37 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो जो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा इनमें से सभी लोगों ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किया था। बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन ए, बी, डी, ई। 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। कोबाल्ट, आपको इससे पहले एक बात और बता दूंगा आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे सर्च करना पड़ेगा @TechIAS और आपको वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न का, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। बात करेंगे 40 नंबर प्रश्न का, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? 40 का जो राइट आंसर जाग्रेब या जागरेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? जाग्रेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। बात करेंगे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 72 में, 74 में, 77 में, 2019 में। तो 42 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं, कोई न कोई अधिनियम सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जल हो, वायु हो, पर्यावरण हो, जैव विविधता अधिनियम हो, तो यहाँ से कोई ना कोई एक प्रश्न आता है। इसको आप लोग अभी कर लीजिए, समय है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था 1974 ईस्वी में। सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। तो जो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। 44, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो जो 44 का राइट आंसर होगा 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ असम सीमा साझा करता है। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल से बिहार का स्थान 12वां है, पहले 13वां हो गया था, अब फिर से 12वां हो गया है। तो क्या स्थान है? 12वां स्थान है। यहाँ 13वां दिया गया है लेकिन 13वां नहीं है। भारत के राज्यों में अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान इस समय 12वां है। उसके बाद हम बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न का, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो मानसून, गर्म, ग्रीष्म के साथ इस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की है? तो मानसून, गर्म, ग्रीष्म जलवायु है। बात करेंगे 47 नंबर प्रश्न का, तो जो अरल सागर किन 2 देशों के बीच में है? बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार अरल सागर से प्रश्न आता है। तो 47 का डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान। इसका शार्ट कोड है यूके के बीच में है अरल सागर। उज्बेकिस्तान कैसे? कजाकिस्तान। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरल सागर से बार बार प्रश्न आया हुआ, आप लोग प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। 48, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो जो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 39 का। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस में है? अनुच्छेद 39 का में। बात करेंगे 49 नंबर प्रश्न की, अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो इसका राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर डी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया। बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न का, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस सेट का, कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है?
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यह बना था 1963 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग यह बना था 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून यह बना था 1985 में, तो ये 1985 में नहीं बना था। प्रवर्तन निदेशालय कब बनी थी? 1956 में। तो आपको बता दूं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 में बना, सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 बना, सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में नहीं बना। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईडी, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। ईडी आजकल बहुत चर्चा में है, तो ईडी की स्थापना जान लें 1956 में हुआ था। इसी के साथ 50 प्रैक्टिस सेट समाप्त होता। अब आपको मिलेगा इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। पहला प्रश्न है, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कुडफिसेस। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ कनिष्क। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क। और इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर रही एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसने क्या किया? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। किसके? कनिष्क की बात यहाँ पे हो रही है। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते हैं। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण वंश के समय ही बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। तो अगर प्रश्न बन जाए किस वंश के समय बुद्ध की सर्वप्रथम खड़ी प्रतिमा का निर्माण किया गया, तो जो इसका राइट आंसर होगा कुषाण वंश। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? किस क्षेत्र में? तो हुआ था वास्तुकला के क्षेत्र में। यहाँ सब रट लेंगे, कोई भी ना कोई प्रश्न यहाँ से जरूर आएगा। अगर बात करें शक संवत की, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण। इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। और कुषाण वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह था कनिष्क, और वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कडफिसेस। तो वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी वीडियो जो भी यहाँ पे आपको मिल रही हैं प्लेलिस्ट में अपडेट की जाती है, प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हो। वहाँ पे आपको मिलेगा करंट अफेयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए बहुत सारे कंटेंट। वीडियो पे समाप्त हो रहा है। वीडियो अगर पसंद है तो उसे लाइक करें, और आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।